अम्मा, मैं शहर में एक नौकरी पकड़ ली है। कंपनी वाले रहने को वहीं एक फ्लैट भी दे रहे हैं। 22 वर्षीय निखिल ने अपनी मां कांति देवी को थोड़ा ऊंचे लहजे में कहा तो पास खड़े बाबूजी नाश्ता करते हुए बोले, गांव में जो इतनी बड़ी खेती बाड़ी है, घर में 4 ट्रैक्टर है, इसे कौन संभालेगा। घर का तू इकलौता बेटा है, हमसे दूर शहर चला जाएगा तो हमारे बुढ़ापे में हमारा ख्याल कौन रखेगा। देखो बाबूजी, तुमने तो गांव में ज़िंदगी बिता ली, कम से कम मुझे तो शहर की ज़िंदगी बिता लेने दो। निखिल ने किसी की एक न सुनी और एक अटैची में कुछ ज़रूरत के कपड़े रखे और दिल्ली शहर आ गया। कंपनी में खूबसूरत 20 वर्ष की लड़की अदिति के पास निखिल बैठा कॉफ़ी पीते हुए बताने लगा, कंपनी की तरफ से मुझे रहने को फ्लैट मिला है। मैं चाहता हूँ मुझे शहर में ही कोई लड़की मिल जाए तो मेरी जीवन साथी बन जाए। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है। अदिति ने कॉफ़ी पीते हुए एक गहरी सांस ली, फिर निखिल को बताया, मुझे कंपनी में काम करते हुए अभी 6 महीने हो चुके हैं। घर में हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। अब मम्मी पापा मेरे लिए लड़का तलाश रहे हैं। तब निखिल ने खुशी जताते हुए कहा, मैं भी अभी कुंवारा हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझसे विवाह कर सकती हो। फिर कुछ सोचकर निखिल कहने लगा, मैं अनाथ हूँ, आश्रम में पढ़ लिख कर बड़ा हुआ हूँ और फिर यहाँ नौकरी के लिए आवेदन दे दिया। निखिल ने गांव के बारे में अपनी अम्मा और बाबूजी का कोई जिक्र ना किया। वह शहर की ज़िंदगी जीना चाहता था। रोज़ गांव जाने आने के झंझट से छुटकारा पाना चाहता था। निखिल और अदिति का मिलना जुलना धीरे धीरे बढ़ता चला गया। निखिल महीने की सैलरी दिन प्रतिदिन अदिति पर खर्च करता, कभी उसे गिफ्ट देता तो कभी उसके परिवार के लिए गिफ्ट ले जाता। अदिति के परिवार वाले ने निखिल को पसंद कर लिया और उन दोनों की कोर्ट मैरिज शादी हो गई। निखिल अब अदिति को अपने कंपनी के फ्लैट में ले आया। दिन हंसी खुशी बीतने लगे। निखिल का नया मोबाइल नई सिम के कारण गांव में बैठी अम्मा जब भी कॉल करती तो निखिल का कोई कॉल ना लगता। एक दिन अम्मा ने रोते हुए निखिल के बाबूजी से कहा, सुनो जी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। निखिल को घर से गए हुए पूरे 3 साल बीत चुके हैं, उसका कॉल भी नहीं लगता है। कहीं वह कोई मुसीबत में तो नहीं है। चलो दिल्ली चलते हैं, कहीं ना कहीं तो वह हमें मिल ही जाएगा। मैं उसे बचपन से ही जानती हूँ, एक नंबर का नालायक है। अरे पगली, इतने बड़े दिल्ली शहर में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। लेकिन अपनी बुढ़िया की आंखों का बहता पानी देखकर कलेजा फटा जा रहा था उसका और अपनी बुढ़िया की बातें सुनकर कहने लगा, कल ही हम दिल्ली चलते हैं, खोज ही लेंगे निखिल को। अदिति कहाँ हो। निखिल ने गली के बाहर से अदिति को आवाज़ लगाई तो कंधे पर 2 वर्ष के बेटे गोलू को उठाए बालकनी से नीचे अदिति झांकने लगी। घर का ताला लगाकर तुरंत नीचे आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है, सरप्राइज़ देना है। अदिति घर का ताला लगाकर गोलू को साथ लिए नीचे गली में आ पहुंची। निखिल पास के ही एक फ्लैट पर अदिति को ले गया और बताने लगा, हम दोनों ने नौकरी करके 3 सालों में खा पीकर जो 10 लाख बचत किए थे, मैंने आज ही उन रुपयों से एक नया फ्लैट किस्तों में ले लिया है। कंपनी की तरफ से जो फ्लैट मिला है हम उसी में रहेंगे और इस फ्लैट में किराएदार रखेंगे। इस फ्लैट का जो किराया आएगा उसी से फ्लैट की किस्त भी देते रहेंगे। कुछ सालों में यह फ्लैट फिर अपना हो जाएगा। तुम कल से ही यहाँ किराएदार रख लो। मैं तो कल कंपनी चला जाऊँगा, मुझे समय ना होगा। अगले दिन निखिल के कंपनी जाने के बाद अदिति ने किराएदार की खोज में गली के बाहर खड़ी चौराहे पर नज़र बिछाई। आते जाते लोगों को देख रही थी। अदिति की सहेली काजल अचानक मिली और गले मिलते ही बोली, अदिति तू कैसी है और तेरा पति कैसा है, अच्छा तो है ना। तब अदिति बोली, मैं तो ठीक हूँ,
अब हमने नया फ्लैट ले लिया है, उसमें किराएदार रखना चाहती हूँ ताकि 2 पैसे और कमा सकूँ। तब काजल बताने लगी, मैं अपने पति के साथ मुंबई से दिल्ली लौट रही थी। आज सुबह नई दिल्ली स्टेशन उतरी तो वहाँ 2 बुजुर्ग ऑटो वाले से पूछ रहे थे, हमें यहाँ कोई कमरा रहने को किराए पर मिल सकता है? मगर ऑटो वाला उनकी बातों पर हंसने लगा, कहने लगा, हमें सुबह से सवारी नहीं मिला, तुम्हारे लिए कमरे की व्यवस्था कैसे करूं? ना जान न पहचान, कहीं तुम पाकिस्तान से तो नहीं आए हो? मुझे तो आतंकवादी लग रहे हो। तब मैं दौड़कर ऑटो वाले के पास पहुंची और उसे झड़कते हुए बोली, कम से कम उम्र का तो लिहाज किया करो। किसी ने सच ही कहा है, ऑटो वाले बड़े बदतमीज होते हैं। और उन बुजुर्ग बूढ़े बुढ़िया को मैं अपने साथ घर ले आई। सुबह से उनके लिए मैं किराए का कमरा ही ढूंढ रही हूँ। चलो अच्छा हुआ अदिति, तुम्हारा फ्लैट खाली है। अदिति ने अपना पर्स से नए फ्लैट की चाबी अपनी सहेली काजल को दे दी और कहा, तो मैं भी उन किराएदारों को हमारे नए फ्लैट में शिफ्ट कर दो। अदिति घर जाकर आराम से बिस्तर पर लेट गई। फिर सोचने लगी, निखिल को वीडियो कॉल करके सूचना दे देती हूँ, किराएदार मिल गए हैं। फिर सोचने लगी, अभी कंपनी में काम कर रहे होंगे। जब मैं जॉब करती थी तो वहाँ का बॉस कॉल करने और सुनने में आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था। ठीक किया निखिल ने, जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी नौकरी से मेरा इस्तीफा मांग लिया। तब से घर ही संभाल रही हूँ। 2 घंटे बाद फ्लैट जाकर उनसे किराया मांग लूँगी। अदिति ने कॉल करके अपनी बहनों और माँ को बताया, हमने नया फ्लैट ले लिया है। इसी संडे घर में हवन करवा रही हूँ, तुम सबको ज़रूर आना है। अदिति ने देखा दोपहर हो चुकी है, अब मैं नए किराएदार से मिलकर आती हूँ। नया फ्लैट भी ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी दूरी पर ही था। अदिति अपने नए फ्लैट में गई तो एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी। वहीं बीड़ी पीते हुए बुजुर्ग बालकनी के पास बैठे थे। तब अदिति बोली, शहरों में 4000 रुपये का छोटा से छोटा कमरा है, बिजली का बिल अलग से देना होगा, गुसलखाना और रसोई घर भी है। सब मिलकर आप लोग मुझे 5000 रुपये महीने दे दीजिएगा। रुपए पहले चाहिए। तब बुढ़िया ने कहा, अभी तो हमारे पास केवल 200 रुपये ही हैं, लेकिन कल शाम तक आपके रुपयों का इंतज़ाम ज़रूर कर देंगे बेटी। ठीक है बेटी, कहने की ज़रूरत नहीं है, किराएदार हो, किराएदार ही बनकर रहो। अदिति ने थोड़ा रौब से कहा, कल शाम को आऊँगी और किराए के रुपए लेकर जाऊँगी, लेकिन एक बात और है, रविवार के दिन हमारे घर के लोग आएंगे, तब तक के लिए यह फ्लैट खाली कर देना। तब बुढ़िया बोली, फिर हम कहाँ रहेंगे? तब अदिति ने कहा, मैं क्या जानूँ, इस फ्लैट की मैं मालकिन हूँ, मैं जब चाहे फ्लैट खाली करवा सकती हूँ। सिर्फ रविवार की ही बात है, पास में पार्क है, वहीं दिन बिता लेना। इतना कहकर अदिति चली गई। वह बुढ़िया साफ सफाई करके अपने बूढ़े से बोली, तुम ऐसा करो, गांव चले जाओ, ट्रैक्टर बेचकर कुछ रुपए ले आओ। न जाने निखिल को ढूंढने में कितने दिन लगेंगे, फिर हमें उस फ्लैट का किराया भी तो देना होगा और पेट की आग बुझाने के लिए रोटी भी तो चाहिए। तब बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे पास निखिल की फ़ोटो तो है ना? इस फ़ोटो को गली, सड़क, बाज़ारों में दिखाऊंगा तो शायद कोई ना कोई तो ज़रूर बता देगा। अभी मैं गांव जाकर ट्रैक्टर बेच कर आता हूँ। निखिल ने अपना बैग खूंटी पर टांगते हुए अदिति को पुकारा। तब बाथरूम से आवाज़ आई, 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। गोलू पालने में झूल रहा था। उसके पीने का दूध उबालने के लिए रसोई में खड़ी होती हुई अदिति बताने लगी, किराएदार आ चुके हैं, पैसे कल शाम तक देंगे। तब निखिल बोला, तुम्हें तो पहले एडवांस लेना चाहिए था, फिर घुसने देना चाहिए था। फ्लैट में 5000 रुपये से कम ना लेना। यह दिल्ली शहर है, किसी पर भी नरमी मत जताना, वरना किराएदार फ्लैट भी हड़प सकते हैं। इतना कहकर निखिल टेलीविज़न चलाकर गोलू की लोरियां सुनाने लगा।
अदिति किचन में सब्जी पकाने लगी। बुजुर्ग बीड़ी फूंकता हुआ स्टेशन पर आकर बैठ गया। 2 घंटे के बाद रेल से एक आदमी उतरा और बुजुर्ग के पास पहुंचकर बोला, नमस्ते काका, आपने जो कॉल किया था और बताया था मैंने वैसा ही किया। ट्रैक्टर बेच दिया और वह रकम इस थैली में है। मगर तुमने अपना ट्रैक्टर इतने कम दामों में क्यों बेच दिया? कुछ समझ में नहीं आया। तब बुजुर्ग कहने लगा, हरिया तू क्या जाने औलाद के बिछड़ने का दुख। खैर मैं अपने बेटे निखिल को जल्दी खोज लूँगा। और सुन, अगले महीने दूसरा ट्रैक्टर भी बेचकर इसी तारीख को यहाँ पर इसी जगह ज़रूर मिलना। बुजुर्ग शाम होने से पहले ही अपने बुढ़िया के पास लौट आया तो अदिति वहीं बैठी थी। बुजुर्ग ने अदिति को 5,000 रुपये दे दिए और कैंटीन से दाल चावल पैक करवा कर लाए थे। बुढ़िया सुबह से भूखी थी। अदिति रुपए लेकर चली गई। जाते जाते अदिति ने कहा, कल रविवार है, कल फ्लैट में मत दिखना, सोमवार को ही आना, फिर जब तक मन करे रहना। मेरे रिश्तेदार आएंगे, हवन होगा, अगर वह रात को रुक जाएंगे तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाऊंगी। तभी अदिति के नए फ्लैट पर काजल आ पहुंची। वाह मेरी सहेली, जब तूने कॉल करके बताया कि रविवार को तेरे इस फ्लैट में हवन है तो मैं बताने चली आई। मैं हवन में नहीं आ पाऊंगी। रविवार को हम दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। घर की नौकरानी से कहा था कि हमारे फ्लैट की रखवाली करते रहना। बस हमने इतना ही कहा था कि फ्लैट के भीतर तुम्हें बंद करके बाहर से ताला लगा देंगे, चाबी हम ले जाएंगे। तो नौकरानी भड़क गई, मना कर दिया। तब अदिति बोली, तो तू एक काम करो, हमारे किराएदार को अपने फ्लैट में बंद करके रखो, इनका भी समय बीत जाएगा और हमारा हवन भी हो जाएगा। यह उन बुजुर्ग बूढ़े बुढ़िया को बात की तो वह मान गए, रुकने के लिए राजी भी हो गए। रविवार का दिन भी आया। काजल ने उन बुजुर्ग को अपने फ्लैट के भीतर बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। इधर अदिति ने सब रिश्तेदार, माँ पिताजी, भाई बहन हवन करने के लिए बुला लिए। पूरी हलवा खा पीकर शाम तक सभी चले गए। निखिल ने सब रिश्तेदारों से आशीर्वाद लिया, फिर फ्लैट पर ताला लगाकर कंपनी वाले फ्लैट पर वापस अदिति और गोलू को लेकर पहुंच गया। रात के 12 बज चुके थे। दोनों बुजुर्ग फ्लैट के भीतर फर्श पर बैठे थे। बुजुर्ग ने बीड़ी निकाली तो बुढ़िया ने टोकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, यहाँ कैमरे लगे हैं, बीड़ी पीने से यहाँ के महंगे सोफे में छेद भी हो सकता है। बुजुर्ग ने बुढ़िया की बात सुनकर बीड़ी बुझा दी, फिर पूछने लगा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, शहरों में जब मकान मालिक कहीं जाते हैं तो अपने फ्लैट की रखवाली के लिए अपने नौकरों को फ्लैट में बंद करके क्यों जाते हैं? शहरों में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है। तब बुढ़िया ने कहा, तुम पगला गए हो, हम यहाँ निखिल की तलाश में आए हैं और तुम यहाँ राम कहानी लेकर बैठ जाते हो। चलो सो जाओ, सुबह तक तो ताला खुल ही जाएगा। फ्लैट के बाहर गली में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ लगातार आ रही थी। 2 बुजुर्ग प्राणी एक कमरे में बंद, बाहर से ताला लगा हुआ। शहरों में अब मोहब्बत और प्रेम का कोई स्थान नहीं रहा। रात के करीब 2 बज चुके थे। बुढ़िया बोली, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। तुम्हें याद है जब अपनी पहली संतान हुई थी, ज्वार चढ़ने के कारण हम उसे लेकर कहाँ कहाँ भटके। एक डॉक्टर ने उसे ठीक से ना देखा और उसने दम तोड़ दिया। तब तुमने मुझे बहुत तसल्ली दी थी। फिर 5 सालों तक मेरी कोई संतान नहीं हुई और हम मंदिरों की चौखट पर अपना माथा रगड़ते रहें। शादी के 11 साल के बाद जब निखिल हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि अब इसके बाद तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। डॉक्टर ने तुम्हारे भीतर शारीरिक कमजोरी की कमी बताई थी। तब से अपने ही बीड़ी का सहारा ले लिया। निखिल तो बचपन से ही शहर जाने की जिद करता था। बड़ा होने पर उसने अपनी कसर पूरी कर ली। बुढ़िया की आंखें भीग गई। तब बुजुर्ग बोला, तुम रोती क्यों हो? अपना बेटा निखिल मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा। बातें करते करते दोनों फ्लैट के एक कोने में लेटे लेटे कभी यादों में खो जाते, कभी अतीत में।
शहर की ज़िंदगी और शहर के लोग मुझे कुछ अजीब लगने लगे। अगर निखिल की तलाश ना करनी होती तो मैं दिल्ली कभी नहीं आता। तब बुढ़िया बोली, मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। ताले में बंद हो, अगर भूकंप आ गया तो हम यहीं दब कर मर जाएंगे। भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। तुम भूकंप से बहुत डरते हो। गांव में तो खुले मैदान है, कच्चे मकान है। गांव में तो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना होता है। शहर में 10-10 मंजिला ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। रुपए पैसों वालों की दुनिया है, लेकिन इंसानियत अभी भी बाकी है। स्टेशन पर काजल मैम साहब हमें ना लाती तो हम स्टेशन पर ही भटक रहे होते, और काजल मैम साहब की सहेली अदिति के पास किराए का कमरा ना मिलता तो अजनबियों का भला कौन किराए पर रखता है। सुबह होते ही मैं भी तुम्हारे साथ निखिल को ढूंढने चलूँगी। बातें करते करते दोनों गहरी नींद में सो गए। जब उन्हें किसी ने हिलाया तो उन्होंने आंखें खोली तो देखा काजल अपने पति के साथ खड़ी थी। घड़ी में सुबह के 9 बज चुके थे। काजल ने पूछा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी कोई संतान नहीं है। तब बुढ़िया ने बताया, 3 साल पहले मेरा बेटा दिल्ली आया था, फिर उसका कॉल आना बंद हो गया। हम इंतज़ार करते रहे, दिन बीते, महीने बीत गए। फिर हमने सोचा शायद अब गांव लौट आएगा, लेकिन जब हमसे इंतज़ार ना हो सका तो हम अपने बेटों की खोज में दिल्ली चले आए। काजल ने कहा, मैं भगवान से दुआ करूंगी आप लोगों का बेटा जल्द मिल जाए। सामने बाथरूम घर है, नहाकर तैयार हो जाओ। आपके कपड़े भी मैले हो चुके हैं, आप लोग हमारे कपड़े पहन लो, संकोच मत करना। मैं रसोई घर में कुछ नाश्ता बना देती हूँ, आप लोग पेट भर के खाना खा लेना। फिर हमारे पति आपको अदिति के फ्लैट पर छोड़ आएंगे। तब काजल के पति कुंदन बोले, आप लोगों का बेटा खो गया है, आप लोग मुसीबत में हो। इस हालत में आप किराए पर रहकर अपने पैसे क्यों फेंक रहे हो। हमारे यहाँ इसी फ्लैट में रहिए, हमें भी आपके बेटे को खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं। तब बुढ़िया बोली, हम तो अदिति को 5,000 रुपये किराए के दे चुके हैं, इसीलिए 1 महीना तो हमें वहीं रहना होगा। वैसे भी ईश्वर ने चाहा तो इसी महीने हमारा बेटा मिल जाएगा, तो हम अपने गांव लौट जाएंगे। तब काजल के पति ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मगर अदिति के फ्लैट में तो बिस्तर नहीं होगा। मैं आपको अपनी गाड़ी में उठाकर ले चलता हूँ और वहाँ बिस्तर का इंतज़ाम भी कर देता हूँ। हमारे पास बहुत कपड़े, चादर, कंबल, तकिया हैं, और खाने पीने की चिंता ना करना। सुबह शाम मेरी पत्नी काजल आपके पास खाना रोज़ देकर आ जाएगी। बुढ़िया और बुजुर्ग ने नहाकर काजल के दिए कपड़े पहन लिए, और नाश्ता के बाद काजल के पति कुंदन उन्हें गाड़ी में बिठाकर फ्लैट पर ले आया। ताला लटका हुआ था। तभी काजल का फ़ोन आया। सुनो जी, मेरे पास अदिति का फ़ोन आया था। उसने बताया इस फ्लैट की चाबी बालकनी के सामने तुलसी के गमले के नीचे रखी हुई है। काजल के पति ने चाबी निकाल ताला खोला और फ्लैट में बिखरी गंदगी को देखकर कहने लगा, कल यहाँ हवन हुआ था, चारों तरफ कितनी गंदगी है। मैं अपना नौकर भेजकर यहाँ सफाई करवा देता हूँ। अभी मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। अपने बेटे की फ़ोटो भी दो, शायद रास्ते में दिखाई पड़े तो तुम्हें सूचना दे दूँगा। बुढ़िया ने थैली से एक फ़ोटो निकालकर काजल के पति को पकड़ाते हुए कहा, यही मेरा बेटा है। काजल अपने पति के तुरंत फ़ोटो लेकर गाड़ी से वापस अपने घर आई और काजल को फ़ोटो दिखाते हुए बोला, यह तो अदिति का घर वाला लग रहा है, क्या मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूँ। तब काजल ने भी फ़ोटो को देखा और कहा, शक्ल तो निखिल से मिल रही है, मगर निखिल तो अनाथ है। मुझे अदिति ने बताया था, तुम गलत फ़ोटो तो नहीं ले आए। तब काजल का पति बोला, उन बुजुर्ग ने यही फ़ोटो पकड़ाए हैं और कहा इसका नाम निखिल है, 3 सालों से गांव लौटकर नहीं आया। काजल ने तुरंत अदिति को कॉल करके अपने फ्लैट पर बुलाया। तब अदिति बोली, ऐसी क्या खास बात है, तुम कॉल पर भी बता दो। तब काजल ने कहा, तू मेरे फ्लैट में आओ तो अदिति तुम्हें एक बात बतानी है।
पहले बैठो और अपना दिल थाम लो। तुम्हारा पति निखिल ने तुमसे एक बात छुपाई है। निखिल अनाथ नहीं है। अदिति ने कहा, अब मैं क्या करूं? तब काजल ने कहा, तूने इस नालायक से शादी करके खुद को बर्बाद किया है। जो माता पिता का ना हो सका वह भला तेरा क्या होगा? तो इसी समय अपने सास ससुर के पास जाओ, उनका आशीर्वाद लो, उनकी देखभाल करो। मगर निखिल को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि उनके माता पिता उसे ढूंढने यहाँ दिल्ली शहर आए हुए हैं। तुम्हारे ही घर पर किराएदार बनकर रह रहे हैं। निखिल से तो हम बाद में निपट लेंगे। उसने जिस तरह बूढ़े माँ बाप का दिल दुखाया है, निखिल को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अदिति बच्चों को लेकर तुरंत अपने नए फ्लैट पर पहुंची तो दोनों बूढ़े बुढ़िया ताला लगाकर सीढ़ियों से उतर रहे थे। अदिति ने रोका, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया, हम जिस काम के लिए आए थे उसे पूरा करना है। तब अदिति ने ताला खोलते हुए कहा, आप लोग इस फ्लैट में आराम करो। इतनी बड़ी दिल्ली में कहाँ कहाँ भटकोगे, हम तलाश करेंगे, आप लोग आराम कीजिए। इतना कहकर अदिति तुरंत कंपनी वाले फ्लैट में कुछ मजदूरों को साथ लेकर पहुंची और मजदूरों से कहा, यह डबल बेड हमारे नए फ्लैट पर पहुंचाना है। गद्दे, कंबल और चादर समेत 700 रुपये में बात हो गई। शाम हुई तो निखिल घर आया, देखा तो डबल बेड नहीं है। अदिति, अपना डबल बेड कहाँ गया? तब अदिति बोली, इसमें दीमक लग गई थी, इसीलिए मैंने उसे एक कबाड़ी को दे दिया। तब निखिल खाना खाने लगा। टेलीविज़न में विज्ञापन आ रहा था, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। निखिल बोला, कल मैं दफ्तर से आने के बाद मैच देखूंगा। उस रात निखिल का खा पीकर सो गया। अगले दिन निखिल घर आया तो सामने दीवार पर टेलीविज़न नहीं था। तब अदिति ने बताया, दीवार से अचानक कील ढीली हो गई और टेलीविज़न नीचे फर्श पर गिरकर टूट गया। मैं सफाई करके कूड़े वाली गाड़ी में फेंक दिया। कांच ही कांच फैल गया था। सारा दिन सफाई करती रही। निखिल कहने लगा, मुझे मैच देखना था, अब मैं क्या करूं? रात होने पर निखिल के लिए फर्श पर बिस्तर लगा दिए गए। निखिल ने कहा, तुम रुपए इकट्ठे करके हमें नया बेड और टेलीविज़न लेना पड़ेगा। अगले दिन निखिल दफ्तर से घर आया। घर की सारी कुर्सियां गायब थी। निखिल ने कहा, घर की कुर्सियां कहाँ हैं? इतनी घटिया कुर्सी खरीदी थी, उनमें भी खटमल दीमक भरे पड़े थे, सब कूड़े में फेंक दिए। निखिल उस रात चुपचाप सो गया, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अदिति के पास आकर बोला, चक्कर क्या है? 3 दिनों से तुम बिस्तर अलग अलग लगा रही हो। गोलू को सारा दिन संभालना होता है, घर का काम होता है, रात को ही थोड़ा आराम मिलता है। मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। बढ़ती जनसंख्या के दौर में अपना एक बेटा ही काफ़ी है। निखिल दफ्तर का थका था, उसे भी नींद आ रही थी। सुबह निखिल की आँख खुली तो अदिति किचन में खाना बना रही थी। तभी निखिल की नज़र रोटी पर पड़ी। अदिति, हम तो घर में केवल 2 लोग हैं। गोलू तो दूध पीता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम 4 लोगों का खाना बना रही हो। तब अदिति बोली, मैं डॉक्टर से अपनी भूख बढ़ाने की दवा ली है, तुम्हें कोई ऐतराज़? तब निखिल बोला, ठीक है, तुम दिन भर खाती रहो, मुझे क्या। मगर आज सब्जी में क्या बना रही हो? तुम नहा कर आओ, तब तक मैं बैगन की सब्जी तैयार करती हूँ। मंडी में मुझे बैगन ही मिले तो मैं खरीद लाई हूँ, लेकिन तुम जानती हो मैं बैगन नहीं खाता। फिर भी बैगन बना डाली। तो अदिति मुस्कुराते हुए बोली, अब तो बन गए, आज यही सब्जी दफ्तर में भी ले जाना। निखिल के दफ्तर जाने के बाद अदिति ने तुरंत मटर पनीर की सब्जी बनाई। रोटी में देसी घी लगाकर एक टिफ़िन में बांधकर रोज़ की तरह गोलू को गोद में लिए अपने नए फ्लैट पर चल पड़ी। फ्लैट में सामने की दीवार पर टेलीविज़न चल रहा था। डबल बेड पर दोनों बुजुर्ग बैठे थे। अदिति ने गोलू को बेड पर बिठा दिया और उनके पैर छूने लगी तो बुढ़िया बोली, 3 दिनों से तुम हमारे पैर छू रही हो और हमारे लिए रोज़ सुबह शाम खाना भी ले आ रही हो।
आखिर हमारी इतनी सेवा क्यों? हम तो तुम्हारे किराएदार हैं। तब अदिति बोली, जब से आप लोग हमारे घर आए हैं, गोलू के पापा की सरकारी जॉब लग गई है। अब तो हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसीलिए अब मैं आप लोगों से किराया भी नहीं लूँगी। कल हम लोग पिकनिक गए थे, आज भी कोई नई जगह घूमने चलेंगे। दिल्ली का कोना कोना मैं आप लोगों को घुमा दूँगी। घर में अकेली रहती थी, बोर हो जाती थी। अब आप लोगों का साथ रहेगा तो मेरा समय कट जाया करेगा। और हाँ, आपका बेटा मिल गया है, लेकिन वह अभी हिंदुस्तान में नहीं है, अमेरिका गया है। 1 महीने बाद ही लौटेगा। जब तक आप लोग यहाँ आराम से रहिए। इतने में काजल भी आ गई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बाबूजी। आज ही मेरी निखिल से बात हुई थी, अमेरिका से 1 महीने बाद ही लौट रहा है। काजल ने अदिति को इशारे में आंखें मारी तो अदिति सब समझ गई। अब आगे का क्या प्लान है? काजल बोली, मेरे बच्चे बड़े हैं, स्कूल सुबह ही चले जाते हैं, दोपहर तक आते हैं, इसीलिए मैं दोपहर के 1 बजे तक ही यहाँ रह पाऊँगी, लेकिन मैं आती रहूँगी। काजल ने अदिति को समझा दिया, आज शाम तुम्हें निखिल के साथ क्या करना है? ठीक है, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। शाम होने पर निखिल अपने कंपनी के बने फ्लैट पर आया तो ताला लगा हुआ था। तभी निखिल को मोबाइल बजा। अदिति ने बताया, आज मैं अपने मायके में आई हूँ, अर्जेंट आना पड़ा, कल सुबह तक आ जाऊँगी। थोड़ा धक्का दोगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा और मुझे डिस्टर्ब मत करना। हमारे यहाँ पड़ोस में कोई मर गया है, चीख पुकार मची हुई है। अलमारी से तुम्हारे 45,000 रुपये था, वह मैं ले आई हूँ। निखिल अपने फ्लैट में दफ्तर के कपड़े उतार कर बाथरूम में चला गया तो नहाने का साबुन नहीं मिला। वह बिना साबुन के नहा लिया। फ्रिज खोला तो उसमें दूध भी नहीं था कि वह चाय बना ले। रसोई घर में बैगन की सब्जी रखी थी जो शाम तक महक चुकी थी। नाक सिकुड़कर निखिल को अम्मा की याद आ गई। जब निखिल छोटा था तब अपनी अम्मा पर चीखता था, माँ तुम्हें बैगन की सब्जी फिर बना दी, मेरे लिए कोई नई सब्जी बना दो। मेरी जीत के आगे माँ मेरे लिए नई सब्जी बनाने बैठ जाती थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने अदिति के साथ शादी करके ठीक किया या गलत। एक एक पैसा इकट्ठा करके टेलीविज़न खरीदा था, उसने टेलीविज़न तोड़ दिया। पलंग और कुर्सियाँ भी कूड़े में फेंकवा दी। कुछ दिनों में इसका मूड ठीक नहीं है, मगर बात तो अच्छे से करती है, अच्छे परिवार की है। अब तो बैगन ही खाने पड़ेंगे। माँ जी लो पकड़ो खाओ, हरी चटनी के साथ अभी ऑर्डर करके मंगवाए हैं। आज मेरे पति दफ्तर से नहीं आ पाएंगे, उनकी ज़रूरी मीटिंग है। मैं वहाँ के लिए फ्लैट में कैसे सो सकती हूँ? मुझे डर लगता है, इसीलिए आज रात मैं यहीं गोलू को लेकर सो जाऊँगी। हम तो किराएदार हैं और तुम इस घर की मालकिन हो। देखो, आप लोग खुद को किराएदार कहते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तभी दरवाजे की बेल बजी तो कुछ लोग एक नया फ्रिज लेकर आ गए। दरवाज़ा खुला ही था। नमस्ते मैम साहब, आपने फ्रिज का ऑर्डर दिया था, पता इसी फ्लैट का लिखवाया था, फ्रिज कहाँ रखना है? अदिति ने किचन के पास इशारा करते हुए उन मजदूरों से कहा। वह फ्रिज चालू करके चले गए। अदिति ने गोलू के दादा दादी को बताया, गर्मी के दिन है, ठंडा पानी और फल सब्जी रखने के लिए फ्रिज उपयोगी वस्तु है। अदिति ने मोबाइल से ऑर्डर पर फल, बोतल और सब्जियां मंगवाई। अदिति घर के कामों में जुट गई। साफ सफाई और किचन तैयार किया। बाजार के 3-4 चक्कर लगाकर नमक, तेल, चीनी, मसाले, ज़रूरत की सभी चीज़ खरीद लाई। रात के 10 बजे अदिति मुन्ना के दादा दादी को बाहर मार्केट में घूमने ले गए। वहाँ उनकी शॉपिंग में कपड़े दिलवाए। तब बुढ़िया बोली, हम तो समझते थे शहर के लोग बहुत बुरे होते हैं, मगर तुम तो हमारी सेवा ऐसे कर रही हो जैसे हम तुम्हारे माँ बाप हैं। उनकी बातें सुनकर अदिति की आंखों से पानी की एक बूंद टपक पड़ी। चाह कर भी बता नहीं पा रही थी कि आप लोग मेरे सास ससुर हैं और गोलू आपका पोता है और मैं अभागिन आपकी बहू हूँ। मगर काजल ने अभी कुछ भी बताने से मना किया है।
काजल के पति वकील हैं, वह लोगों को न्याय दिलाते हैं। इस बूढ़े लोगों को भी न्याय दिलवा कर ही रहेंगे। क्या सोच रही हो बेटी? बुढ़िया ने आइसक्रीम खाते हुए कहा। कुछ नहीं, चलो आज आपको चाउमीन और मोमोज खिलाती हूँ। दिल्ली वाले इन चीज़ों को बड़े शौक से खाते हैं। वह देखो सड़क किनारे कितनी छोटी बड़ी दुकानों की भीड़ लगी है। ग्राहक कैसे अपना अपना पसंद का खाना पका खा रहे हैं। चाउमीन मोमोज खाने के बाद अदिति उन्हें लेकर फ्लैट पर लौट आई। सामने टेलीविज़न चला दिया और गोलू अब तक सो चुका था। गोलू के दादा दादी अदिति से बोले, हमें अपने बेटे की चिंता हो रही है। एक बार उससे बात हो जाती है तो दिल को तसल्ली मिल जाती। तो अदिति ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, 1 महीने की ही तो बात है। मुझ पर पूरा विश्वास रखिए। विश्वास तो है बेटी, मगर को छोड़िए, रात हो गई, आराम कीजिए। अदिति थोड़ा सा मुस्कुराई। इधर फ्लैट में निखिल करवटें बदल कर परेशान हो रहा था। दर्द भी होने लगा था और आज नहाने के लिए साबुन भी नहीं मिला, जिससे बुरी तरह से बदबू आ रही थी। अलमारी में अदिति ने 1 रुपये भी नहीं छोड़ा, वरना होटल से खाना ही खा लेता। निखिल को नींद नहीं आ रही थी। निखिल ने अदिति के मायके में कॉल करके पूछा। तब उन्होंने बताया, अदिति तो यहाँ पर नहीं आई है। निखिल को महसूस होने लगा, शायद अदिति मुझे धोखा दे रही है। लगता है अदिति की ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। हमें अदिति के साथ 1 दिन भी नहीं रहूँगा। यहाँ चला आया था कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता लूँगा, मगर मुझे एक धोखेबाज पत्नी मिली। क्या नहीं दिया मैंने उसे, गहने, कपड़े, फ्लैट। अदिति को तलाक देने के बाद मैं अपने गांव वापस लौट जाऊंगा। मेरे पूरे माँ बाप न जाने किस हाल में होंगे। किसी ने सच ही कहा है, जिस बच्चे ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, वह कभी मनुष्य हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगले दिन सुबह निखिल तुरंत कोर्ट पहुंचा और तलाक के कागज़ एक वकील से बनवा लिया। दोपहर को निखिल घर आया तो अदिति किचन में ही दूध उबाल रही थी। निखिल ने पेपर अदिति को दिखाते हुए कहा, कल रात तुम कहाँ थी? मैं तो मायके गई थी। मैं मायके फ़ोन लगाया था, मगर तुम वहाँ पर नहीं थी। तुम जैसी घटिया पत्नी के साथ मैं 1 दिन भी नहीं रहना चाहता। अदिति ने कागज़ पर साइन भी कर दिया। निखिल कागज़ लेकर कोर्ट में जमा करने के लिए चल पड़ा। निखिल के जाने के बाद अदिति ने सारी बात अपनी सहेली काजल को कॉल करके बता दी। तब काजल ने कहा, मुझे लगता है आप निखिल के दिल में अपने माता पिता के प्रति प्रेम जाग गया है। वह अपने गांव अवश्य जाएगा अपने बूढ़े माता पिता से मिलने के लिए। मैं निखिल को कोर्ट जाने से पहले ही उसे रास्ते में रोकती हूँ। काजल अपने पति कुंदन के साथ गाड़ी में बैठकर कोर्ट की तरफ चल पड़ी। कोर्ट के बाहर निखिल खड़ा मिल गया, लेकिन उसने बताया, अब मैं अपनी पत्नी अदिति के साथ नहीं रह सकता। उसने तलाक के पेपर्स पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। मैं कागज़ कोर्ट में जमा करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। तब काजल और कुंदन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर दोनों एक साथ कहने लगे, अदिति बहुत बुरी लड़की है, उसे तलाक ज़रूर देना चाहिए, मगर अभी नहीं। तुम हमारे साथ चलो अपने नए फ्लैट पर और एक बार अपने किराएदार से मिल लो, फिर फैसला लेना अदिति से तलाक लेना है या नहीं। निखिल कुछ समझ नहीं पा रहा था। बातों को लेकर काजल की जीत के आगे निखिल गाड़ी में बैठ गया। कुंदन गाड़ी चलाकर निखिल के नए फ्लैट पर वापस ले आया। निखिल जब अपने नए फ्लैट के भीतर पहुंचा तो वहीं डबल बेड, वही पुराना टेलीविज़न। निखिल ने देखा कि उसके बूढ़े माता पिता पलंग पर बैठकर आराम से टेलीविज़न देख रहे हैं। तब काजल ने कहा, आपने नए किराएदार से मिल लिए? अदिति जी गोलू को लिए वहीं पर बैठी हुई थी। निखिल के माता पिता के सामने थाली में मटर पनीर की सब्जी, खीरा ककड़ी की सलाद, देसी घी की रोटियां रखी थी। गोलू अपनी दादी की गोद में खेल रहा था। निखिल ने 3 सालों के बाद जब अपने माता पिता को देखा तो अपने आंसू रोक न सका। गोलू की दादी ने जब निखिल को देखा
तो कहा, अरे तू अमेरिका से आ गया, तुझे तो 1 महीने बाद आना था। तब काजल ने सब कुछ समझा दिया निखिल को कि तुम्हें सही राह पर लाने के लिए हम तुम्हारे साथ नाटक कर रहे थे। बूढ़े बुढ़िया को जब पता चलता है कि घर की मालकी ने हमारी बहू है और गोलू हमारा पोता है, मैं गोलू की दादी हूँ। और गोलू के दादी ने निखिल को बताया, कल बहू हमारे ही साथ रात को यहीं रुकी थी, सुबह शाम का खाना बनाकर रोज़ दिन भर यहीं रहती थी। निखिल ने अदिति से क्षमा मांगी और तलाक के पेपर्स को वहीं फाड़ दिया। निखिल बहुत शर्मिंदा था। उसने अपने माँ बाप के पैर छुए और बोला, अम्मा बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मैं आप लोगों को बहुत दिल दुखाया है। बूढ़े माँ बाप ने पुरानी बात भूलकर बेटे को गले लगा लिए और बहू को भी ढेर सारा आशीर्वाद दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना नहीं भूलिएगा। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।